students and welcome. Today we are going to continue lesson number 2, India's foreign policy. In the last chapter we came to know half of the lesson has been explained to you. We talked about the foreign policy, the meaning and the importance. Let us see here, just revise. All the countries are the members of the international system. We already studied that none of these countries is completely self-reliant. मतलब कोई भी country है वो self-reliant नहीं है. They had to depend on other countries for any purposes. किसी और काम के पर depend रहना पड़ता है. तो we can say they are self-reliant. Only this interdependence should not be the benefit of the few countries. Effort should be made to ensure that benefits every nation. यानी अपनी सिर्फ फायदे के लिए हमें एक दूसरे के साथ ये नहीं बनाना चाहिए, दोस्ती नहीं बनानी चाहिए, बल्कि देश का बेनिफिट के लिए भी हमें सोचना चाहिए. ईच कंट्री हैज़ टू डिसाइड द नेशन विथ विच इट शुड बी फ्रेंडली. तो हर एक कंट्री का उसका अपना एक ये होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं या अपनी जिम्मा होता है कि वो उनको किसके साथ अच्छी सी दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, किस दोस्त के साथ वो लोग किस कंट्री के साथ दोस्ती बनाए, उनके साथ ट्रीटी के साइंस वगैरह करें जिससे हमें अपने देश को फ़ायदा हो. तो ये सब चीज़ें हमने सीखे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इकोनॉमिक पार्ट. In modern times, the economic condition of any country has acquired great importance in deciding the foreign policy. यानी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करना रहेगा तो हर एक देश का अपना जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो जानना चाहिए. फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय द नीड टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड ट्रेड, ऑल एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री. यानी फॉरेन पॉलिसी क्या है, किसके ऊपर शेप किया गया है, रिलेशन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम जो करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, हमारा समझौता जो होता है, हमारा पार्टिसिपेशन जो होते हैं वर्ल्ड ट्रेड में, हम भी कुछ चीज़ें बेचते हैं, कुछ चीज़ें हम खरीदते हैं, जो हमारा पार्टिसिपेशन रहता है वर्ल्ड ट्रेड में. ये सब चीज़ें क्या करता है, अपने देश का इकोनॉमिक सुधारने में मदद करता है. इन टुडेज वर्ल्ड द इश्यूज ऑफ द इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर एज इम्पोर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी. यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है. जैसे हम नेशनल सिक्योरिटी करते, देश की सुरक्षा के बारे में जैसे सोचते हैं, वैसे ही हमारे आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी सिक्योरिटी ये सब होनी, care should be there for the economic security also. Okay, a country is recognized to be powerful in the proportion to the economic security it enjoys. Countries having strong economy are less dependent on others and they can have an independent foreign policy as well. यानी जो कंट्रीज जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसकी खुद की आर्थिक जो परिस्थिति है बहुत अच्छी है, तो उसको दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं. नेशनल लीडरशिप, the president, the prime minister, the foreign minister, the defense minister, the finance minister and the home minister have role in deciding the foreign policy. यानी किसका ये है, the prime minister का हाथ है, the president decide करेगा, the foreign ministry, the defense minister, the finance minister and the home minister play a important role in deciding the foreign policy. The person holding this position try to maintain the continuity in foreign policy and to improve upon it. तो ये लोग सब क्या करते हैं, अपने पोजीशन बनाए रखने के लिए, मतलब अपने देश की जो पोजीशन बनाए रखने के लिए कंटिन्यूटी, यानी एक दूसरे के साथ समझौता, वीकेंड से एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग वीडिंग, जो भी चीज़ें हम लाते हैं लेते हैं किसी कंट्री, वो बनाए रखने की कोशिश करते हैं और अपने इकोनॉमिक को कंडीशन अच्छी बनाए रखने की कोशिश चलती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्ट्रीब्यूटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू द इंडियस फॉरेन पॉलिसी. प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू इम्प्रूविंग साइनो इंडिया रिलेशनशिप. यानी अपने अपने खाल में ये लोग जो प्राइम मिनिस्टर्स लोग थे, वो एक दूसरे के साथ, देश के साथ व्यवहार अच्छे बनाए रखने के लिए कुछ समझौते वगैरह किए थे. Pandit Jawaharlal Nehru contributed in the non-alignment, to the foreign policy. और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनो इंडियन रिलेशनशिप का इम्प्रूवमेंट होने के लिए उन्हें एक डील वगैरह उनके साथ साइन किए थे.
See, what is it? Do you agree? If yes, why? If not, why? In order to increase the economic power of the nation, instead of focusing on the elimination of poverty, effort should be made to increase the wealth and buying capacity of the people. यानी आप इस बात को सहमत है या नहीं? यानी देश को हम लोग गरीबी की तरफ देखने के बदले अगर हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट डालें, जैसे अपनी कमाई ज़्यादा हो, वेल्थ ज़्यादा हो और अपने लोगों में इतनी कैपेसिटी हो कि वो कुछ बाय कर सके. तो डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस? दैट इज़ द पॉइंट गिवन. नाउ कंप्लीट द लिस्ट ओवर हियर. सम ऑफ द नेम्स आर गिवन. कंप्लीट द लिस्ट बाय राइटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फॉलोइंग लीडर्स. यहाँ पे कुछ लीडर्स के नाम है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन डाला है इसके बारे में हमें लिखना है. नेम द प्राइम मिनिस्टर हु फॉलोड दिस पॉलिसी. कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इस पॉलिसी को फॉलो किया है, मतलब उसके बाद जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर है उन लोग ने कितने इसमें साथ दिया है, हाथ बटाया. नाउ फिफ्थ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. मिनिस्टर्स ऑफ external affairs, foreign security, embassies in the different countries, diplomatic officers, etc. are the administrative factors involved in creating foreign policy. तो ये सारे लोग इन्वॉल्व है फॉरेन पॉलिसी तैयार करने में. व्हाट आर दे? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. एक्सटर्नल अफेयर्स में दूसरे देशों के साथ जो उनके साथ डील करते, बात करते, उसके भी मिनिस्टर्स होते हैं अपने इधर, तो वो मिनिस्टर्स है. फॉरेन सेक्रेटरी इन्वॉल्व है. एम्बेसीज इन द डिफरेंट कंट्रीज, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग फॉरेन पॉलिसी. Even though the final decisions about the foreign policy are taken by the Prime Minister and the Minister of the External Affairs. तो ये सारे लोग इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में ये करते हैं, पर लास्ट में जो डिसीजंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि क्या जो चीज़ें लाए जाते हैं उनके सामने उसमें किस पे अमल करना चाहिए और कितने किस चीज़ पे अमल करना चाहिए, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हेल्प्स टू अराइव to at this decision. The administrative officers collect information needed to the shape the foreign policy, analyze it and give appropriate advice based on it. ना इसके ऊपर भी रिसर्च होता है. दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो इसको बोले जाते हैं, वो लोग तरह तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो बेटर कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में या उसको ठीक करने में. तो उसके ऊपर सोचा जाता है, एनालाइज किया जाता है और कौन सी चीज़ें उसको हमें अमल करना चाहिए, हमारे देश में उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या उसको हमें ट्राई करना चाहिए, उसके बारे में लोग सोचेंगे और बाद में वो उसके जो ये है एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो उसको लोगों को, इनको प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एडवाइस करते हैं कि हमें ये करने से हमें फ़ायदा होगा, इससे दूसरे देशों के साथ भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छी बनी रहेगी और हमें फ़ायदा भी होगा. द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑल्सो कंप्लीट्स दिस टास्क. What will you do? What will you do? You are working in a foreign secretary. The Prime Minister is going on a visit to China as foreign secretary from the Ministry of External Affairs. What topics will you suggest the Prime Minister for the discussions? तो ये है इंडियन फॉरेन पॉलिसी. आफ्टर टेकिंग दिस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन पॉलिसी वी शैल नाउ गेट टू नो मोर अबाउट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी. अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है देखो. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड शेपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली. यानी 1947 के बाद इंडिया अपना फॉरेन पॉलिसी खुद से डिसाइड करने लगा, उससे शेप देने लगे. The directive principle of state policy have laid down guidelines about how to shape foreign policy. यानी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह ये करना चाहिए उसके लिए गाइडलाइंस बनाए गए थे. गाइडलाइंस का मतलब कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिससे हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसको हमल करना रहता है, उसको एक्टिव रखना पड़ता है ताकि वो अच्छे से चल सके. Art 51 among the directive principle of state policy laid down the broad framework for the foreign policy. According to it, India should give priority to the safeguard international peace and security. यानी ये जो Art 51 उसमें जो पॉइंट्स इंक्लूड किए थे उसमें से क्या है, इंडिया का पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करे या उसको संभाले.
और रिसॉल्व करें आवर इंटरनेशनल प्रॉब्लम। जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये दूसरे देशों के साथ जो भी अपना रिलेशनशिप है वो सही है गलत है, उस चीज़ को हमें क्या करना है। अगर मतभेद है, किसी देश के साथ हमारा मतभेद है, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है, हमारा व्यवहार जो है उनका साथ अच्छा नहीं है, तो उसे रिसॉल्व करो। प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो एंड डिस्प्यूट द पीसफुल मीन। अच्छी तरह से उसको सॉर्ट आउट करके पीसफुली उसको हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, बाहर के देशों के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी शुड बी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर नेशन एंड रेस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ। तो फॉरेन पॉलिसी में क्या है, अपने मेंटेन करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखनी चाहिए। हमारे कुछ ऐसे देश है जिसके साथ हमारा अच्छे से ये नहीं है, वी कैन से वी डोंट हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप, जैसे मोस्टली रहता है पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ ना कुछ ये रिलेशनशिप बिगड़ जाते मोस्टली ड्यू टू दम उन लोगों की वजह से। हमारी तरफ से कोशिश होती, तो ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ हर देश के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल जो लॉ बनाए गए उसका रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी टिल नाउ हैज़ बीन डेवलप्ड इन दिस फ्रेमवर्क। See what is the Article 51 of the Indian Constitution. Promote international peace and security, यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को उसको प्रमोट करना चाहिए हमें। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन। तो बाहर के नेशन के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसको ऑनर होना चाहिए। Foster respect for the international law and treaty obligations in the dealing or organize people with one another. Encourage settlement of the international dispute by the arbitrations. Okay, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए for the to have a good relationship with the other countries and for the betterment of our Indian foreign policy. Some more objectives of India's foreign policy are as follow. कुछ और objectives भी है हमारे देश के जो फॉलो करना चाहिए। While maintaining friendly relationship with the neighboring countries, ensure that the defense and the security of India is not affected. यानी जब हम किसी और देश के साथ दोस्ती बनाए रखते, रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, तब हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी जो होती है उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज अबाउट द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। ना ही हमारे जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो होते हैं उसके पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। अभी आप लोगों को पता होगा, कश्मीर, पाकिस्तान बोलते कश्मीर हमारा हिस्सा है, दैट शुड बी गिवन टू यू, इसके लिए लगड़ते झगड़ते रहे काफ़ी सारे। तो ऐसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो इस तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं चाहिए। अपना जो है लैंड, जो अपनी बाउंड्री है, उसका अपना सिक्योरिटी हमारे हाथ में है और उससे किसी के और के हाथों में नहीं देना चाहिए। तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अपना यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन अदर कंट्रीज। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फुलफिल्ड बाय द इंडियन एम्बेसीज देयर। तो जो इंडियन सिटीज़न बाहर के कंट्री में जाके सेटल डाउन हुए हैं, उनकी बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और मोस्टली इसका ध्यान क्या है, इंडियन एम्बेसी ही ध्यान देते हैं इस चीज़ का। सिर्फ अपने ही देशों में नहीं, बल्कि अपने लोग जो दूसरे देशों में गए उनकी सिक्योरिटी का भी जिम्मा अपने लोगों पे होता है। टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्री फॉर द अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। तो दूसरे देशों के साथ अपने इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशनशिप क्या है, अच्छी होनी चाहिए। तो विद अदर कंट्रीज अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए बाहर के देशों के साथ जो भी हमारे इकोनॉमिक और कमर्शियल जो रिलेशनशिप है, लेना देना है, जो भी है वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि अपनी इंडिया के इकोनॉमी को हम अच्छे स्तर पे लेके जा सके। A review of India's foreign policy. We shall take a review of Indian foreign policy in two stages. The period from the independence 1990 can be considered as the first stage. Second stage would be the from 1990 till date. यानी दो हिस्से में बांटा गया है। द फर्स्ट पीरियड जो है 1990 तक का है
into the period from the independence लेके 147 से 1947 से लेके 1990 तक, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। और दूसरा जो स्टेज है 1990 से लेके अभी को 2021 तक जो भी एक है वो रिव्यू है, दैट इज़ द रिव्यू, मतलब जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसीज़ के क्या क्या स्टेप्स थे, क्या इसकी रिव्यू हमें in short they will be explaining. Okay, here I am going to stop. The remaining part will be explained to the in your next lecture. Bye, see you in the next lecture.